ओके जी, सो रेडी और स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो सब्जेक्ट है M2243 डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि जहन में आता है कि मशीन डिज़ाइन को लेते हुए कि आपके जहन में जब हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं, हम क्या कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में? पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले जैन नज़र आ रहा है। चलें जैन, आप बताओ यार, क्या समझते हो, क्या करने जा रहे हैं हम इस सब्जेक्ट में? क्या क्या करने जा रहे हैं हम इस सब्जेक्ट में? मसलन किस किस्म का डिज़ाइन करना है? आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में? चलो आप सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चलो आप बात कर लो। यानी कि अगर मशीन डिज़ाइन तो क्या मशीन, क्या पूरी पूरी मशीन बना देंगे, क्या करेंगे क्या हम? हम्म। सही है। अच्छा चलें, ठीक है। उसके अलावा और यार, और कोई जो है हमें? सही है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा जी और कोई? यहाँ तलहा हमारे पास मौजूद हैं, तलहा से पूछते हैं। तलहा आप बताएं यार, आपके ख्याल में इस सब्जेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए हम भी बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट का नाम है। तो आपके ख्याल में जब आप ये नाम सुनते हो तो आपके जहन में क्या आता है कि क्या करेंगे हम इस सब्जेक्ट में? हम्म। मसलन मैं जानना चाह रहा हूँ आपके ख्याल में जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वो किस किस्म की है? देखो, आप क्या समझ रहे हो कि हम कैड मॉडल बना देंगे, क्या करेंगे क्या हम? हम्म। हम्म। सही हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें, एनीवेज, हाँ जी बासित, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। जी जी। हम्म। 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 सही है। हम्म। 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 सही है, ठीक है। ओके, चलें, तकरीबन सारों का आइडिया जो है सिमिलर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ हमारे जो ख्याल कोर्स के हवाले से है। सो एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, आई बिलीव सारों को फुल स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो कोर्स है ये हमारा इन कंपोनेंट्स के अराउंड जो है हमारा रिवॉल्व करेगा।
जब हम मशीन डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें वो स्मॉल या बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलके आपके पास एक मशीन बना रहे हैं। उसमें सबसे कॉमन क्या है, शाफ्ट है जिसका काम है पावर ट्रांसमिशन। उसके साथ साथ हम कीज़ को पढ़ेंगे जो कि उसके लिए यूज़ होती हैं ताकि सेफ्टी के लिए। फिर पिन्स हैं, सेट स्क्रूज़, पावर स्क्रूज़ हैं, लिमिट्स फिट्स बहुत ज़रूरी हैं मशीन डिज़ाइन में, उनको देखेंगे। उसके बाद हम वेल्डिंग के ऊपर आ जाएंगे, हम वेल्डिंग को स्टडी करेंगे। उसके अलावा बेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मशीनिंग के एक मशीन पार्ट के लिए, उसको हम देखेंगे। उसके बाद एंड पे हम गियर्स को देखेंगे, गियर्स की बेसिक्स को पढ़ेंगे, गियर ट्रेन को देखेंगे क्या होती है, वेलोसिटी रेशो, गियर रेशो, उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल एंड पे क्लचेस को देखेंगे, ब्रेक्स को देखेंगे और टाइप्स ऑफ बेल्ट्स को देखेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है ये इन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। थोड़ा सा जो है मुझे चूँकि इंजीनियरिंग को मेरा जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जो है कितनी डेप्थ तक जाया जाए टेक्नोलॉजी में। और क्योंकि आपका ज़्यादा जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि इसको मैं जितना सिंपल रख सकूं उतना रखूं। और येट हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम कवर करें। तो हम उस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सपेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा कह लें कि वो हम जो है ना पैर नहीं फैलाएंगे, बल्कि जो है अपनी चादर और अपनी डोमेन को देखते हुए हम जितना ज़रूरी समझेंगे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनका मैं समझता हूँ कि आपको आइडिया होना ज़रूरी है, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये कोर्स जो है हम लेके चलेंगे। क्लियर है जी सबको? ओके, अच्छा। जो हमारा पहले 1-2 वीक्स के अंदर जो हमारा काम है वो हमारा शाफ्ट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शाफ्ट हम अच्छे से कर लेते हैं तो कीज़ एंड पिन्स बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मेरा जो अपना कह लें कि जो मेरा अपना फोकस है वो भी यही है कि हम शाफ्ट्स को, कीज़ को, सेट स्क्रूज़ को, ठीक है, उसके अलावा जो है ये वेल्डिंग वाला पार्ट तक, यानी कि ये हम जो है मिड से पहले किसी तरह हम कवर कर लें इजीली। और बाकी पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम कह लें कि मिड के बाद रख लें। मैं साथ साथ जो है जो यूईटी केएसके में जो टीचर ये करा रहे हैं, मैं उनके साथ भी थोड़ा सा लाइजनिंग करने की कोशिश करूँगा कि उनसे भी हम देख लें कि जो है वो किस तरह लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स हम ऊपर नीचे करें, कि कुछ चीज़ें हम मिड से पहले कवर कर लें, कुछ चीज़ें हम मिड के बाद कवर करें। बट शाफ्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी मशीन डिज़ाइन का कोर्स शुरू होता है तो वो हमेशा शाफ्ट से होता है। तो हमारा पहला टॉपिक शाफ्ट ही होगा। ठीक है जी, आप में से कोई बता सकता है जी शाफ्ट क्या है? व्हाट इज़ अ शाफ्ट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम्म 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 अच्छा अच्छा, जो ये चीज़ है ना, ये बेसिकली आपका कह लें कि ऑथर टू ऑथर, या फिर आप कह लो कि जो है सिनेरियो वाइज ये चेंज होती है। ठीक है, मसलन जो है आपके पास जो खुरमी है, जो आपकी कोर्स बुक है, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी लेके चलता है। जो आपके पास नॉर्टन है, एक इंग्लिश ऑथर हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जो माइंड थिंकिंग है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो यानी कि हर एक का डिफरेंट एक जो है माइंड सेट है, यानी कि हम फिक्स नहीं कर सकते ऐसा चीज़ में। खैर एनीवेज, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो जो है हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिज़ाइन क्या है। ठीक है, सो डिज़ाइन इज़ टू फॉर्मुलेट अ प्लान टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड एंड टू क्रिएट समथिंग विद द फिजिकल रियलिटी। यानी कि डिज़ाइन बेसिकली वो चीज़ है कि आपके पास कोई किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आप उसको जो है फिजिकली या एक उसका 3D मॉडल या उसे एक रियलिटी में ले आएँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपके जहन में था कि यार एक चीज़ होनी चाहिए जिससे आप दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इनिशियली क्या बना, एक टेलीफोन बना, और उसको फिर इवॉल्व होते तो एक मोबाइल फ़ोन बन गया। यानी कि फिजिकल रियलिटी में एक चीज़ आ गई, एक प्लान था, ज़रूरत थी, और उसको हमने एक रियलिटी में उसको रंग दे दिया। तो डिज़ाइन जब हम मैकेनिकल टर्म्स में बात करते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह ही है। आपके पास एक रिक्वायरमेंट है,
आपने जो है कोई ना कोई मशीन लेट से डिज़ाइन करनी है, या आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म डिज़ाइन करना है कि आप कोई काम कर सकें, तो आपके जहन में खाका बनेगा जो आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कुछ मशीन डिज़ाइन से लिए हो सकता है कोई आपका फ्लूइड फ्लो प्रोसेस का एक सब्जेक्ट, उसमें से कुछ आपने देखा हो, अप्लाइड मैकेनिक्स का आपने सब्जेक्ट प्राय कुछ हो सकता है चीज़ें आपने उसमें से इकट्ठी की हो, तो आप वो तमाम अपने छोटा छोटा नॉलेज आप वो इकट्ठा करके आपके जहन में एक खाका बनेगा एक चीज़ का कि यार कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी तो जो है ये काम कर सकती है। फिर आप उस खाके को अपने जो माइंड में जो आपने सोचा हुआ है, इमेजिनेशन है जो आपकी, आप उसको एक फॉर्म देते हो इन शेप ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, जिस तरह ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क्स, आप उसके ऊपर मॉडल करते हो उसे, उसके बाद फिर उसे लेके चलते हो आप क्या कहते हैं, आपके पास जब अब तो 3D प्रिंटिंग आ गए हैं, CNC आ गया, तो आप उसको फिजिकल मॉड दे देते हो। सो डिज़ाइन बेसिकली ये चीज़ है कि वो प्लान है आपके पास, कंप्लीट प्लान, कि आपने जो है एक नीड को पूरा करना है और उसको एक्चुअल में बनाना भी है। अब इसमें डिज़ाइन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक मॉडल, कैड मॉडल आ गया, बल्कि डिज़ाइन से मुराद ये भी है कि आपने ये भी देखना है कि क्या ये कि ये फेल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, या जो है इसमें स्ट्रेसेस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी आपने देखना है। जिस तरह ब्रिज बनता है, ठीक है, तो अब ब्रिज बन रहा है तो लाजमी होता है आपने जब डिज़ाइन करना है ब्रिज को, तो आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है कि एक वक्त में कितने टन लोड उसके ऊपर डल सकते हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रॉले हैं, ठीक है, जो 26 व्हील या 32 व्हीलर जो ट्रॉले हैं, उनकी तो अच्छे खासा उनमें टनों के हिसाब से उस पर कंटेनर के कंटेनर होते हैं। तो आपने ये देखना है कि कहीं एक 2-4 कंटेनर ना आ जाएँ तो कहीं ब्रिज ना हो जाए। सो डिज़ाइन के अंदर ही उसकी कैलकुलेशन आएगी कि आप जो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड होती हैं। फॉर इंस्टेंस अब जिस तरह हमारे पास अगर हम चेयर डिज़ाइन की बात करते हैं, तो चेयर डिज़ाइन की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे जहन में आएंगी। सबसे पहले हमने बात की नीड की। नीड क्या है कि यार आपको ज़रूरत है कि यार आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी मदद से आप बैठ सको, या जिसके ऊपर आप बैठ सको, कंफर्टेबली बैठ सको। ठीक हो गया, वो आपके पास जो है वो पत्थर भी है, ठीक है, आप पत्थर के ऊपर भी बैठ जाते हो, ईंटें भी आप उसके ऊपर भी बैठ जाते हो, नहीं, मगर आप चाहते हो कि यार कोई अच्छी चीज़ हो, मटेरियल अच्छा हो, स्ट्रेंथ हो उसकी, ठीक है, कॉस्ट वगैरह ज़रा कम हो, यानी कि एस्थेटिक दिखने में ज़रा अच्छा हो, ठीक है, तो फिर आपके जहन में आया कि यार एक चेयर बनाते हैं। फिर चेयर में भी देखो जो आपके पास अब मुख्तलिफ़ तरह की चेयर्स हैं, मसलन एग्जैक्ट ऑफिस चेयर्स और तरह की हैं, स्टूडेंट चेयर्स और तरह की हैं, जो गेमिंग पीसी के साथ या वो जो पूरे सेटअप के साथ वो देखो तो उनका वो कुछ और तरह का कुशन है। सो ये तमाम चीज़ें एस्थेटिक्स में आ जाती हैं। तमाम चीज़ें किस में आ रही हैं आपके पास, ये डिज़ाइन में आ रही हैं क्या। अच्छा, तो डिज़ाइन कह लें कि किन किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले तो है डिसीजन मेकिंग, कि आपने जहन में खाका बना लिया कि चीज़ बनेगी क्या, फाइनल प्रोडक्ट किस तरह की होगी। फिर आपने डिफरेंट फैक्टर्स को लेके चले, मसलन हो सकता है कि कुछ जगहों पे कोई चीज़ें ना चल सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस देखें, इस्लाम में हमारे जो आपके पास खिंजीर है, मैं मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो हराम है, ठीक है, उसकी बनी हुई कोई भी ऐसी मसनूआत या उसका गोश्त वगैरह मुसलमान नहीं इस्तेमाल करता, बट जो गोरे हैं वो उस पर कर सकते हैं। हो सकता है उसकी खाल की बनी हुई प्रोडक्ट भी ले लें। तो अगर हम चेयर की बात करें, हो सकता है उसके जो कुशन वगैरह कुछ चीज़ें हैं वो उसमें यूज़ हो रहा हो। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं कि अगर आप एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या ये वहाँ यूटिलाइज हो भी सकती है या नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस चलें एक टेक्निकल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो हमारे पास ये नॉर्मल आप लोगों के एयर कंडीशनर हैं, ठीक है, क्या आपके ख्याल में क्या ये कराची में भी उसी तरह वर्क करेंगे, सही चलेंगे? नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, ह्यूमिडिटी का आपने बिल्कुल सही बताया। बेसिकली होता क्या है कि समंदर के पास है ना, तो नमी का तनासुब ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आयरन वगैरह और ये चीज़ें हैं ना, इनमें रस्टिंग या फिर कह लें कि जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, उनके ऊपर हम स्पेशल कोटिंग करते होते हैं, मरीन पेंट उसे बोलते हैं हम, कि जिसकी वजह से वो एंटी क्रोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। बल्कि अगर आप आजकल टीवी में ऐड देखो ना, तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर ना ये वाला मंजन बेच रहा होगा कि जी एंटी क्रोजन रेजिस्टेंट हमारे जो है वो कंडेंसर है और ये वो इस तरह। तो वो बेसिकली उनका मकसद क्या होता है कि उन्होंने स्पेशल एक पेंट कर दिया होता है
जिसकी वजह से वो रस्ट नहीं करेगा, या हो सकता है कि उन्होंने जीआई स्टील की जगह स्टेनलेस स्टील यूज़ कर लिया हो किसी जगह पे। तो ये देखें, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसिड्रेशन में लेके आने हैं। ठीक है, अब मुझे जहन में आ रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट था, FWO का प्रोजेक्ट था, तो उस पे उन्हें जो है ना एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर्स चाहिए थी बेसिकली फैंस के साथ। ठीक है, अभी तक जो हमारे जहन में है ना एक्सप्लोजन प्रूफ, वो है कि लेट से बम ब्लास्ट हुआ है तो उससे जो है ना बचने के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ है। फिर जब मैंने मैन्युफैक्चरर से बात की तो पता लगा कि इसमें भी तीन डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर आपको किस सिनेरियो में चाहिए। क्या उस जगह पे डस्ट ज़्यादा है, गर्दो गुबार है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन प्रूफ चाहिए कि मोटर वहाँ फट जाती हैं, वहाँ ये मसला बन जाता है। या आप ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर वगैरह इतना हो जाता है उसकी वजह से चाहिए। या आप जो है कोई किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ न्यूक्लियर है, ठीक है, जिस तरह हमारे ये एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह हैं, कि वहाँ आपको चाहिए, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। हर एक सिनेरियो के लिए जो सेफ्टी रेटिंग है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम एंड पे एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जब आपने ये फैक्टर सारे इकट्ठे कर लिए ना, लेट से अब उनका FWO का प्रोजेक्ट था तो वो टनल बेसिकली बना रहे थे ये कराक्रम हाईवे पे। तो अब आपको वहाँ से पता लग गया कि जी ये सिर्फ डस्ट के अगेंस्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक कंक्लूजन्स की तरफ आएंगे और एक ऑप्टिमम डिज़ाइन बनाएंगे। आपके ख्याल में ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या है? यहाँ जो एक ये लाइन यूज़ हो रही है ऑप्टिमम डिज़ाइन की, कोई बता सकता है जी व्हाट इज़ ऑप्टिमम डिज़ाइन? कोई भी यार, देखो, बात यह कि टू वे कम्युनिकेशन है, मैं बात करूँगा, आप भले गलत भी कहोगे, कोई मसला नहीं है। क्या होगा, कोई ना कोई एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, सो काइंडली यार प्लीज़ फील फ्री टू स्पीक अप। ठीक है, कोई भी। अच्छा चलें, ठीक है, उसके अलावा जी कोई और? अरे कोई तो बोल दो यार। फाइनल डिज़ाइन बनाना, ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके अलावा कोई और? एनीवन यार? लगता है मुझे फुल स्क्रीन करके ना बंदों के नाम यूँ लेने पड़ेंगे। एक मिनट रुको, अब मैं यहाँ से ना, अब देखते हैं यार कौन कौन यहाँ बैठा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। फैसल, CR किधर गायब है? हाँ जी, आप बताएं यार क्या होगा ये ऑप्टिमल डिज़ाइन? ठीक है, हमने एक चीज़ यहाँ पढ़ी, ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या होगा? कोई आइडिया नहीं है हसन? ठीक हो गया, यहाँ मज़र नज़र आ रहा है। बेहतरीन, ठीक है। चलें इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। वो किधर है यार जो आज शादी ठुकरा के बैठे हैं इधर? हाँ अच्छा, जैन हैदर, ओके। जैन आपने बता दिया है? अच्छा चलें ठीक है। हाँ बताओ क्या होता है जी ऑप्टिमम डिज़ाइन? एक से ज़्यादा डिज़ाइन बनाना किसी के, अच्छा। अच्छा चलें ठीक है, मैं इस लाइन की देखो यार, आ, कहीं आपको जो है ना लगे ना कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो काइंड यार उसको पूछो। देखो, आप लोग जो है फीस दे रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, और इदारा जो है हमें पे कर रहा है पढ़ाने के लिए। अगर तो आप कोई चीज़ कोई नहीं क्लियर हो रही और आप मेरे से नहीं पूछ रहे, तो बेसिकली आप जो है जो आप फ़ी दे रहे हो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। और लाजमी बात है, कह लो कि दूसरी तरफ से मैं जो यहाँ से इदारे से ले रहा हूँ, मैं तनख्वाह जो अपनी ले रहा हूँ, मैं उसको, लाजमी बात है मैंने भी आगे जाके भाई किसी ना किसी को तो जवाब देना ही है। क्या ख्याल है? तो इस वजह से यार जो टू वे कम्युनिकेशन है, देखो आप मेरे से चीज़ें पूछोगे, पता लगेगा कि यार आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब मैंने आपको बताया ना कि यार कि हम इस तरह से लेके चलेंगे कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर कर लें और आप पे चीज़ें ज़्यादा भी ना हो। तो अगर तो आप कोई चीज़ मुझे रिटर्न में बताओगे नहीं कि यार आपको एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही या यहाँ मसला है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यार आपको कितने लेवल तक जो है हमने चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए बोला करें साथ साथ यार, कोई मसला नहीं है, गलत हो जाएगा, एटलीस्ट यार मैं किसी को ना इस तरह वो झिड़कने वाला या वो मेरा कोई ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो आप पूछोगे, ठीक है, मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है आपको उसका जवाब दूंगा। अगर इन केस मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं मालूम होगा तो मैं आपको एक्सक्यूज़ करके इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मैं उसमें आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो काइंडली इस वजह से तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, जहाँ भी इशू हो वहाँ रोक के आप पूछो। नॉर्मली मेरे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड में रखता हूँ, ताकि क्योंकि लाजमी बात है, अभी जिस तरह आप लोग बता रहे थे कि अब कुछ साथी आपके जो जॉब करके 2 बजे आते हैं वो 2:30 बजे जो है वो लोग आए, ठीक है। तो लाजमी बात है ऐसे हर एक की मसरूफियात डिफरेंट हैं जब आप ऑन कैंपस या नहीं हैं, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चरों के कोई बंदा बाद में तसल्ली से इसको देख ले। बट मैंने इस वजह से कोशिश की है कि शुरू वाले 1-2 लेक्चर में इस वजह से आपके साथ ऑनलाइन लेना चाह रहा हूँ ताकि हमारी एक टोन सेट हो जाए, आप लोगों को पता लग जाए कि यार मेरी आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, और मुझे आप लोगों का आइडिया हो जाए कि यार कि आप लोग जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सब्जेक्ट से, आप लोग किस तरह जो है लेके चलना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से काइंडली ये 2 वे है, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं कोऑपरेट करेंगे हम एक अच्छे से ये सब्जेक्ट नहीं लेके चल सकते, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसके बाद जो है आप लोग ना यार इसको जो भले सही या गलत है बस बोलना है बिला झिझक होके, ठीक है। क्योंकि आप में से यार जो इंडस्ट्री में काम करें, मैं आपको शोर शॉर्ट बता दूं कि यही आपको जो आप ब्लंट होकर बात करोगे या फिर आप कह लो कि आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे, यही आपको बेसिकली इंटरव्यूज़ में और काफ़ी जगहों पे फ़ायदा देगी। अच्छा चलें, एनीवेज यार ऑप्टिमल डिज़ाइन का ना मतलब क्या है कि देखो मैं आपको ना एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास जो है कह लो कि आपने ना कुछ सेविंग की है, ठीक है, और आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है। या फिर कह लो कि एक फ़र्ज़ करते हैं एक मैरिड फैमिली है, ठीक है, मियाँ बीवी हैं, शायद एक बच्चा है उनका, ठीक है। अब उन्होंने गाड़ी लेनी है, ठीक है। नॉर्मली जो है कह लो कि वो एक बड़े शहर में ही है, सारी फैमिली उधर है, ठीक है। तो आप खुद बताएं कि उन उन लोगों को क्या कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए। उनको एक ऐसी गाड़ी ले लेनी चाहिए जिसकी डिग्गी है, या फिर उन्हें सीधा जो है लैंड क्रूज़र की तरफ आना चाहिए। आपके ख्याल में कौन सी गाड़ी उनको लेनी चाहिए? नॉर्मल हो जाए, ठीक है। लाजमी बात है फैमिली है तो लाजमी बात है अगर ट्रैवल करना है तो डिग्गी हो जाए, बहुत है, उनको लैंड क्रूज़र वगैरह उस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आपने किस तरह डिसाइड किया? आपने डिफरेंट पैरामीटर्स रखे, ठीक है, कि यार कॉस्ट देखो लैंड क्रूज़र की कॉस्ट ज़्यादा है, नॉर्मल जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट कम है, फैमिली उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनको नॉर्मल गाड़ी में भी स्पेस मिल जाएगी, ठीक है, लैंड क्रूज़र आपका फ्यूल जो है वो भी ज़्यादा जो है करेगी। तो आपने डिफरेंट पैरामीटर्स रख के आप एक ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आए, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके कंस्ट्रेंट्स या जो डिफरेंट फैक्टर्स थे उनमें वो बेस्ट सोल्यूशन था, ठीक है। मसलन आप कई जगहों पे आप देखो चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या फिर आप कह लो कि आप डिसीजन लेते हो। मसलन आपने फ़ोन लेना है यार एक, ठीक है, अब आप फ़ोन में क्या देखोगे? सबसे पहले आप कहोगे कि यार प्राइस कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे यार कैमरा अच्छा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा अच्छा होना चाहिए, सेल्फियाँ लेनी है। हाँ, जो आपके पास रैम है वो 6 GB हो जाए या मगर हार्ड जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128 GB होनी चाहिए। अब हो सकता है आपको कुछ ऑप्शंस मिले जिनमें रैम हो सकता है 4 GB हो सकता है उसमें रैम 6 GB हो, मगर उसका जो बैक साइड है वो उसकी प्लास्टिक की हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप अपने बजट को या चीज़ों को देखते हुए आप एक ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आओगे, या दूसरे अल्फाज में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके सिनेरियो में, कि आपके पास 7-8 डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आपकी डिसाइडिंग पावर को कह लें अफेक्ट कर रही है। कॉस्ट उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है आपको जो है आप कह लो कि यार रैम कम हो जाए मगर मुझे स्टोरेज चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपके पास 2 सिम्स हैं, आप कह रहे हैं कि यार जो भी हो जाए मुझे 2 सिमों वाला फ़ोन चाहिए, एक सिम से मेरा गुजारा नहीं है। तो आप क्या करोगे? देखो आपकी कंडीशंस चेंज हो गई, इसकी वजह से जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है, आप फ़ोन दूसरा लोगे, आप आईफोन पे नहीं जाओगे, अगर वो मेरे ख्याल में जो आजकल आ रहे हैं उनमें शायद ई सिम आ रही है, ऐसे ही है ना? ठीक है, उसके अलावा बाकी तो उनके मेरे ख्याल में सारे सिंगल सिम होते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, ऑप्टिमल
ऑप्टिमल का क्या मतलब है कि आपके सिनेरियोज में जो आपने डिफरेंट आपकी लिमिटेशंस थी उनमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपका क्या है। तो इसी तरह जब देखो हमने डिफरेंट फैक्टर्स की यहाँ बात की ना, मैंने आपको कहा कि अगर वो एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर की तरफ जा रहे थे वो सारा कुछ था, तो उसके बाद वो ऑप्टिमल डिज़ाइन की तरफ, ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ हम कंक्लूड करेंगे कि यार हमारे ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनके अंदर हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और चीज़ जो डिज़ाइन को अफेक्ट करती है वो है मार्केट सर्वे टू रीड पीपल्स माइंड। यानी कि देखो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो किसके अराउंड मूव कर रही है, वो कस्टमर के, कंज्यूमर के अराउंड मूव कर रही है। कंज्यूमर की एक रिक्वायरमेंट होती है, कंज्यूमर बताता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री उस पर वर्किंग करती है। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं आती जिसके कोई ना कोई यूज़र ना मौजूद हो। ठीक है, लैपटॉप आया, लैपटॉप का यूज़र मौजूद था, एंड्रॉयड फ़ोन आए, स्मार्टफोन लेने वाले मौजूद थे, 3G 4G पाकिस्तान में आया, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, उन्हें इंटरनेट चाहिए था, उन्होंने पैकेजेस कराए। ठीक है, अब देखो नई से नई चीज़ आपके पास आ रही है। ठीक है, अब 5G पे वर्किंग हो रही है। 5G पे वर्किंग से क्या होगा, आप लोगों के जो अब देखो रिक्वायरमेंट है ना, कि अभी देखो कोविड आ गया। ठीक है, अगर ये 5G टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाएगी ना, तो अगर आपका एक डॉक्टर बैठा है, फ़र्ज़ किया अमेरिका में बैठा है, तो वो पाकिस्तान में बैठा सर्जरी कर सकता है रोबोट्स की मदद से। यानी कि इतना तेज़ इंटरनेट होगा कि वो उन्हें अमेरिका में वहाँ बैठा टैब के ऊपर कंट्रोल कर रहा होगा और यहाँ ऑपरेट कर रहा होगा। और इसको सक्सेसफुली इन्होंने तुर्की के अंदर एक्सपेरिमेंट कर भी लिया है। यानी कि बेसिकली यूएसए में डॉक्टर था और टर्की में जो है पेशेंट था, उसको सक्सेसफुली वो लोग कर चुके हैं। तो ये देख रहे हो, अभी पीपल, लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ हो। ठीक है, देखो उस पर वर्किंग हो रही है। अभी जिस तरह आप लोगों ने यार देखा होगा किया स्पोर्टेज जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चली है। इनफैक्ट फैसलाबाद में यार आप कभी भी ट्रैवल करो ना, आपको 2 से 3 रोज़ाना ही नज़र आ जाती हैं। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? ठीक है, तो बेसिकली क्या था यार, लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि लोगों को प्राइस के अंदर इस तरह की गाड़ी नहीं मिल रही थी। ठीक है, किया ने क्या किया, किया ने लोगों का माइंड रीड किया कि यार इन लोगों को तो इस तरह की गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। वो लोग देखो उन्होंने डिसीजन मेकिंग की, उन्होंने फैक्टर्स देखे कि यार हमें प्राइस कहाँ रखनी चाहिए, फिर वो ऑप्टिमल डिज़ाइन की तरफ आए। मसलन अगर आप इंटरनेशनल वेरिएंट देखो और पाकिस्तान वाला देखो, तो उसमें हो सकता है कुछ फीचर इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट के लिए निकाल दिए हों। ठीक है, जिस तरह अब पाकिस्तान में गाड़ियां आती हैं, मसलन एयर बैग्स अब तो खैर कंपलसरी कर दिए, मगर पहले एयर बैग्स ऑप्शनल आते थे, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ्टी को कोई पूछता ही नहीं है। मगर यूरोप में सेफ्टी को तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। क्या ख्याल है? तो देख रहे हो, आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कल्चर की वजह से आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यही काम डिज़ाइन का है कि डिज़ाइन में हमने डिफरेंट चीज़ों को देखना है। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास डिज़ाइन है ना, वो किन किन चीज़ों पे बेस कर रहा है। बेसिकली ये तमाम चीज़ें हम पिछली डिस्कशन में कवर करते आए हैं कि सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, उसको जो है कह लें कि आपके पास जो है, फिर आपने रिक्वायरमेंट देख के आपने ये देखना है कि क्या ये चीज़ हम बना भी सकते हैं कि नहीं। अगर चीज़ बना सकते हैं, क्या हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, कि भाई आया ये चीज़ चलेगी भी कि नहीं। ये ना हो ना कि आपने एक चीज़ बना दिया और आपने उसे चला के ही नहीं देखा कि भाई ये चीज़ चलती है कि नहीं, और आप आगे सेल करने चले गए, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चीज़ है रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि हमारा ये थ्योरेटिकल कोर्स है। हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, स्ट्रेसेस निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, हम देखेंगे। जब हम बेरिंग में आएंगे, आप देखना कि हम प्रॉपर वर्किंग करेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए वैलिड है। ठीक है, कि कितनी देर के लिए, कितने घंटों के लिए अगर ये नॉन स्टॉप काम करता रहे तो ये बिल्कुल सही चलेगा। उसके बाद इसे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। फॉर इंस्टेंस आजकल जो है, मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, तो बात हो रही थी कि नई गाड़ी की लेने की ना, तो वो कहता है कि यार नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ना वो 2-3 साल तो काम निकालती ही नहीं है। ठीक है, उसका ये कहना था। तो बेसिकली जो उसने वो एक बात की है कि ये काम नहीं निकालती, इसकी बैक एंड पे वर्किंग कहाँ हुई, मार्केट ने, या कह लो कि जो मैन्युफैक्चरर था, लेट्स से टोयोटा था, उसने वर्किंग वो कहाँ की, उसने रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी पे वर्किंग की
कि मेरे दोस्त को पता है कि यार 3 साल उसने काम नहीं निकालनी, इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है रिलायबल है, 3 साल में कोई मसला नहीं देगी बिल्कुल, बस आप गाड़ी स्टार्ट करो और भगाओ उसे। मेंटेनेबिलिटी, आप मेंटेन कर सकते हो, यानी कि ऐसे मेंटेनेंस के काम नहीं निकालेगी। फिर उसके बाद हो सकता है सेफ्टी की बात आ जाए, ठीक है, कि जो है एयर बैग्स उसमें लगे हैं, या फिर कह लो कि सेफ़ है, यानी कि वेल्डिंग वगैरह और वो तमाम चीज़ें सही हैं, ठीक है, या फिर वो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है एस्थेटिक्स, यानी कि गाड़ी दिखने में कैसी है, या उसकी कह लो सीटिंग कैसी है, कि भाई लेदर की जो है क्या कहते हैं कि सीट्स हैं या दूसरी हैं, स्टेयरिंग कैसा है, गियर जो स्पीडोमीटर है वो किस साइड पे लगेगा, एसी के जो कह लें कि जो हवा है या बाकी वो तमाम सिस्टम आपने वो डिस्प्ले देना है जो एलसीडी टाइप है या नहीं देना, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट आ जाती है कि ये तमाम चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं तो कॉस्ट क्या हो रही है। और ये जो कॉस्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, इसकी वजह से हो सकता है कि आप यहाँ से जो एस्थेटिक्स है यहाँ चीज़ें आप कम कर दें, हो सकता है आप रिलायबिलिटी में चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है, ताकि कॉस्ट को मीट कर सकें। फिर लाजमी बात है जब एक बार आपके पास यहाँ एक चीज़ बन जाती है, उसके बाद वो आपके पास जाएगी सेल्स एंड सर्विस में, जहाँ लाजमी बात है आपकी चीज़ जो शोरूम्स वगैरह, अगर हम कार की बात करें तो वो चीज़ें सेल करें या मेंटेनेंस में जो आ रही हैं उनको पीरियोडिक मेंटेनेंस वगैरह में यूँ चला रहे हैं, ठीक है। सो और सेल्स एंड सर्विसेज के पास ही बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती रहती है, क्योंकि जब कस्टमर उसके पास आएगा, ठीक है। सो जो डिज़ाइन है, यानी कि बेसिकली अभी तक हमने इस्टेब्लिश क्या किया, जो हमारी सारी डिस्कशन हुई है कि ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है इसमें डिज़ाइन करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल बस दिल किया जी हमने कह दिया, यानी कि फ़र्ज़ करो एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि आपके पास यार एक चीज़ है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना वो आपके पास है 5, ठीक है, और एक आपके पास चीज़ है और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2, ठीक है। और आप मुझे बताओ आप इनमें से कौन सी प्रोडक्ट प्रेफर करोगे? 5 वाली, 2 वाली क्यों नहीं करेंगे हम? अच्छा चलो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जो आपको पता है जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी की जो लाइफ है ना ऑन बुक, या जो कंपनी कंसीडर करती है, वो कहती है कि कंपनी जो गाड़ी की लाइफ है वो सिर्फ 7 साल है, 7 ईयर्स। उसके बाद जो उसकी प्राइस है वो बेसिकली वो 3 डब्बा जो आपने मेंटेन किया वो उसकी प्राइस है। इसीलिए नोट किया होगा अगर आप एक्साइज वगैरह में जाओ तो 7 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हो जाती हैं उनकी टोकन की प्राइसेस बहुत नीचे चली जाती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो, अब भले अब अगर उसकी गाड़ी की लाइफ ही 7 साल है तो अब मुझे खुद बताओ कि यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 रखने की ज़रूरत क्या है, यानी कि लाइफ उसने 7 साल बाद वैसे ही जब फारिग हो जाना है तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना हाई रखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मिनिमम कंडीशन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा मैं अब आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं जिस तरह JF-17 थंडर है या F-16 है, उनका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो तकरीबन होता है 1.2 1.3 के करीब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रह होता है कि वो इतना कम क्यों रखते हैं, वो इस वजह से उसका कम रखते हैं, एक तो जो है ना वो वेट रिड्यूस कर सकें, ठीक है, और दूसरा ये कि यार वो मिनिमम क्राइटेरिया फिलअप कर रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 है, तो हम इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ ऐड करके एक तो उसका मैच भी ज़्यादा करें और कॉस्ट भी क्यों ज़्यादा करें, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना आपको ये सेट करनी पड़ती हैं, और जो हमने बात की ना ऑप्टिमल सोल्यूशन की, हमें उसकी तरफ आना पड़ता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। हो सकता है कस्टमर कहे जी मुझे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 ही चाहिए, एक हो सकता है एक कहे कि यार बस चलती हो, तो हो सकता है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 या बेशक 2 पे भी करके निकाल देंगे, ठीक है। सो ये ऐसे नहीं है हमने एज्यूम करना कि यार जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ऐसे नहीं है। अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब है आपकी इनिशियली कॉस्ट भी चीज़ों की ज़्यादा आएगी, तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मशीन की। तो मशीन बेसिकली आपके पास है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिंग बॉडीज with successfully constrained relative motion which is used to transform one form of energy into
मैकेनिकल एनर्जी और टू डू यूज़फुल वर्क। यानी कि मशीन बेसिकली कह लें कि उन कुछ कंपोनेंट्स का मजमूआ है जिनको हम यूज़ करते हुए कह लें कि या तो हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा टॉपिक है शाफ्ट, ठीक है, तो आप शाफ्ट को देखो, शाफ्ट को आपने इलेक्ट्रिकल पावर दी, शाफ्ट रोटेट कर रही है। शाफ्ट रोटेट करने से क्या कर रही है, जैसे कि स्टार्ट में हमारे एक साथी ने बताया कि एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये मशीन हुई, ठीक है। सो मशीन ऐसी कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में 3 इडियट्स तो सारों ने देखी होगी, क्या ख्याल है? तो वहां एक बहुत अच्छी उसने डेफिनेशन दी थी कि मशीन क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो पूरे मूवी वाला वो पार्ट दोबारा जाके देख लेना, वो खैर वो बड़ा मजे का पार्ट है। तो मेरे ख्याल में मशीन का वहां से आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कह लें कि कोई भी जो एनर्जी है उसको कह लें कि वर्क में कन्वर्ट कर दे या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो वो आपके पास मशीन कहलाएगी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, ज़रा जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। टाइप ऑफ डिज़ाइन की बात कर लें तो हमारे पास 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक होता है न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन होता है कि आपके पास चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपने बिल्कुल नए सिरे से बनाना शुरू किया, ठीक है। जिस तरह आपने जो है कह लें कि एयरक्राफ्ट बनाना है, तो अब एयरक्राफ्ट की शेप वगैरह और वो काम वो बिल्कुल नए से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न बैठेगा, वर्किंग करेगा तो और उसको बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं आपके पास डेवलपमेंटल डिज़ाइन। डेवलपमेंटल डिज़ाइन होते हैं कि यार आपके पास ना एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आपने थोड़ा बहुत जो है ना उसको बस कह लें उसका मेकअप किया और वो निकाल दिया। मसलन देखो जिस तरह गाड़ियों का मॉडल है, अब जिस तरह सिविक है फॉर इंस्टेंस, देखो सारा साल क्या हर साल क्या करेगी, हो सकता है एक दिन हेडलाइटें एक बार गोल लगा दें, अगली बार दूसरी लगा देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डेवलपमेंटल डिज़ाइन है कि थोड़ी बहुत उसने डेवलपमेंट की और उसने जो है चला दिया। उसके बाद आते हैं अडेप्टिव डिज़ाइन। अडेप्टिव डिज़ाइन वो डिज़ाइन होते हैं कि जो कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह कन्वेयर बेल्ट है, अब कन्वेयर बेल्ट जो है आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है, एयरपोर्ट में भी यूज़ हो रही है। जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट और वो तमाम चीज़ें डिफरेंट होंगी, और जो आपके पास एयरपोर्ट में यूज़ हो रही है वो डिफरेंट होगी। तो वो साइट टू साइट या फिर आपके सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज कर रही होगा डिज़ाइन, ठीक है। सो बेसिकली वो उसको हम अडेप्टिव डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं और अब मशीन डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मशीन डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। सो हमारा जो सब्जेक्ट का एम देखो किन चीज़ों पे आ रहा है, एक कि जो है जो साइंस के प्रिंसिपल हैं हमने उनको फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो लॉज हमें मालूम है, मसलन आपको जो है ये पता है कि यार जो हीट है वो ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, अभी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह की और वो तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे, मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद है इमेजिनेशन, जिसको हमने अभी देखो लैब में भी हमने बात जो है देखा कि यार ऑटोकैड है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, क्या कर रहा है आपके जहन के अंदर एक मैप बना हुआ कि यार एक चीज़ कुछ ऐसे बननी चाहिए, उसको आप अपने हाथों की मदद से और कैड सॉफ्टवेयर की मदद से उसको रियलिटी का रुख दे रहे हो, ताकि कोई दूसरा बंदा भी आपके थॉट्स आपकी चीज़ों को समझ सके, ठीक है। इमेजिनेशन के बाद अच्छा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में बेसिकली आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मो वाइब्रेशंस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेजिनेशन के बारे में बेसिकली एक आइंस्टाइन ने जो है ना एक बात की थी कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, ठीक है। यानी कि अभी देखो हम बहुत सारी बात करते हैं, आप लोग तो DAE आप लोगों ने किया हुआ, ठीक है, आप लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो इंजीनियर्स हैं, जो नॉर्मल इंजीनियर जो हमारे FSC करके जो बच्चे कर रहे हैं, उनसे आपका टेक्निकल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है टर्मिनोलॉजीज़ में हो सकता है कि आप थोड़ा सा उनसे लैग कर जाओ, मगर आप लोगों को चीज़ों का बेहतर आइडिया है कि यार ये काम कैसे करिए, चीज़ हो क्या रही है, ठीक है। हो सकता है आप उसे टेक्निकली ना बता सको, ठीक है, कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, मगर आपको आइडिया होगा टेक्निकली कि यार ये चीज़ ये मशीन कुछ ऐसे काम करेगी, ये ऐसे कर रही है, गिरा रही है तो ये कुछ ऐसे करेगा। वो हो सकता है थोड़ा सा उसे गियर सेट कह दे या उसको गियर रेशो का नाम कुछ दे दे, आप उसे कुछ और अल्फाज में कहो, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि
नॉलेज भले है, मगर अगर आपके जहन में इमेजिनेशन है ना कि यार ये काम ऐसे होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि देखो इमेजिनेशन ही है जिसकी वजह से आपके पास आके कह लें कि डेवलपमेंट आती हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं। मसलन चले मैं अब आपको एक बड़ी मज़े की एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों में से यार किसी ने एक मूवी देखी है इंसेप्शन के नाम से? नहीं देखी? 2010 की ये मूवी और बहुत प्यारी मूवी है, जब भी टाइम मिले यार इसको ज़रूर देखना। इंसेप्शन की ना स्टोरी ये थी कि ना बेसिकली आपके पास एक मशीन है जिसके ज़रिए आप किसी दूसरे बंदे के ख्वाब के अंदर जा सकते हो, और यानी कि बेसिकली केमिकल्स वगैरह ही हैं कि आप दूसरे बंदे के ख्वाब के अंदर जा सकते हो और उसके ख्वाब के अंदर जाके आप कोई उसकी याददाश्त ख़त्म कर सकते हो या उसमें कोई नया ख्यालात उसके जहन में डाल सकते हो, ठीक है। ये 2010 की बात है और पिछले हफ्ते जर्मनी में ये पहला कामयाब तजर्बा हुआ है जिसमें उन्होंने एक बंदे की नींद के अंदर एक याददाश्त उसकी कुछ ख़त्म की है और उसको नए ख्यालात उसको दिए हैं, ठीक है। सो देख रहे हो, इमेजिनेशन थी 2010 में भी, हो सकता है 2009-8 कहीं पुराना उसे नोवेल हो किसी का, और देखो रियलिटी 10-11 साल बाद वो रियलिटी में बन गया। सो इस वजह से जो इमेजिनेशन है वो आपके पास ज़्यादा पावरफुल है। जब हम बात करते हैं ना यानी कि मैं आपको चलो एक थोड़ा सा ना हम साइड से हटके, क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसमें ना हम ज़रा कहानियाँ जो है ना मैं आपको सुना सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, टाइम भी जो है हमारे पास खैर जो है हो रहा है, चलें। अच्छा एनीवेज, अब इसमें जो है कह लें कि हमारे पास होता क्या है कि जब भी थिंक टैंक्स बैठते हैं ना कि आपके अगले 5 से 10 साल बाद जो है आपकी दुनिया कैसी दिखेगी या दुनिया में ऐसा क्या होगा। डबल आ रही है, अब ट्रिपल आ रही है। अच्छा चलो एक मिनट रुको, इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है चलें अभी देख लेते हैं। एक्सटर्नल माइक्रोफोन ही है, आई थिंक अब सही हो जानी चाहिए। अच्छा सही हो गया, चलें ठीक है। अच्छा एनीवेज, बेसिकली जब हम बात करते हैं ना, जब थिंक टैंक्स बैठते हैं कि फ्यूचर में अगले 5 से 10 साल में क्या होगा या आगे प्रोग्रेस क्या होगी, तो कभी भी वो साइंटिस्ट को नहीं बिठाते, वो हमेशा बिठाते हैं नॉवलिस्ट को, इकोनॉमिस्ट को, जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनको, के लोगों की इमेजिनेशन क्या, लोग क्या फैसिलिटी चाहते हैं, फिर उस पर साइंटिस्ट और रिसर्च उस पर फिर वर्किंग कर रही होती है। मसलन एक अभी भी हमारे एक जहन में एक ख्वाब है कि यार हो सकता है अगले 30-40 साल बाद जो है गाड़ियां जो हैं वो उड़ सकेंगी, ठीक है। अब देखो उस पर बहुत सारी वर्किंग हो रही है, अभी हो सकता है देखो पहले ड्रोन नहीं थे, अब देखो ड्रोन कितने कॉमन हो गए हैं, शादी ब्याह में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हो सकता है ये ड्रोन की अगली किस्म हो सकता है कि वो प्रॉपर उड़ने वाली गाड़ियाँ आ जाएँ, ठीक है। सो बेसिकली इमेजिनेशन इस वजह से ये ज़रूरी है, और विद जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, कि एक तो ये कि कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो और एफिशिएंट भी हो, यानी कि काम भी जो कह लो कि अपने पैसे पूरे करें आसान अल्फाज में, ठीक है। ओके जी, आई बिलीव आवाज़ आ रही है सारों को यार, डबल चेक जो है मेक श्योर करना है। अच्छा चलें ठीक है, ओके एनीवेज चलें ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह बस अगले 15 से 20 मिनट में ना हम रैप अप करते हैं फर्स्ट लेक्चर को अपने, ओके। अच्छा उसके बाद जो है बाकी हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो तमाम डिस्कशन किया ना उसी को यहाँ जो हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आपके पास नीड होती है या एम है, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई एक मशीन डिज़ाइन या कोई चीज़ डिज़ाइन करने जाएँ तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपके पास नीड या एम होना चाहिए। और जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, बल्कि यार आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बता सकते हो यार आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ताकि मैं अगर एग्जांपल कोट करूं तो थोड़ी सी रेलेवेंट हो आप लोगों के।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? फैसल कहाँ काम कर रहे हैं बोला? ओके ठीक है अनवर जी। जैन आप ओके ठीक है। आई थिंक जो है मेरे पास आ गया आप लोगों का यार। जो प्लांट है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होती होगी ऐसे ही, या फिर मस्ट होती है? यानी कि बेसिकली जो भी प्रोसेस हैं वो डिफाइंड है, या आपका लॉग वगैरह प्रॉपर एक आपका बनता होगा? स्टीम जो बॉयलर में आप काम कर रहे हो फैसल, आपका भी लाजमी होता है लॉग वगैरह तो आप लोग बनाते होगे ना? ठीक है। और जैन आप लोगों का भी जो भी बैच वगैरह निकल रहा है जो भी है, आप लोगों का भी प्रॉपर एक कह लें कि पेपर वर्क है बैक एंड पे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पेपर वर्क है ना वो की है यार आपके किसी भी सिस्टम के सक्सेसफुल चलने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अगर इन केस आप लेट से पेप्सी में बैठे हो या किसी भी XYZ इंडस्ट्री में बैठे हो, तो आपकी कोई भी आप चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को लिखोगे, उसकी स्टेटमेंट बनाओगे कि बेसिकली हमें चाहिए क्या। जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दी कि यार उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी, मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि यार उसकी ज़रूरत क्या है, वो करेगी क्या। ठीक है। और किस काम के लिए आपने वो मशीन को बनाना है उसको डिफ़ाइन करोगे। उसके बाद सिंथेसिस या मैकेनिज़्म है कि आप पॉसिबल मैकेनिज़्म आप सिलेक्ट करोगे कि जो कि वो काम कर सके। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कुछ जो आप मशीन आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो सकता है उसमें गियर यूज़ हो। आप हो सकता है एक दूसरा बंदा उठे वो कहे कि यार गियर की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ बेल्ट लगा देंगे। कोई तीसरा बंदा उठे वो हो सकता है कह दे कि यार आप जो है यहाँ चेन स्प्रॉकेट कर दो, आप बेल्ट क्यों कर रहे हो। तो वो आपने डिसाइड करना है कि मैकेनिज़्म क्या होगा आपका, आप कौन सी चीज़ के थ्रू आप ये मोशन, क्योंकि मशीन की जब हमने डेफिनेशन की थी हमने मोशन की बात की थी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और सम अदर सॉर्ट। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसका एनालिसिस करोगे, फोर्सेस निकालोगे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं इसके ऊपर इतना भार है तो ये कहीं ये टूट ना जाए। जिस तरह ब्रिज की हमने बात की कि पुल पे अगर जो है ना 4 आपके पास कंटेनरों वाले ट्रॉले आ जाएं तो कहीं वो गिर ना जाए। तो आपने फोर्सेस का एनालिसिस किया कि आया ये सेफ है, ठीक है, या नहीं है। ठीक है। वो तमाम एनालिसिस आपने किया। उसके बाद जो है मटेरियल सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जब आपको फोर्सेस का पता लग गया ना, देखो एक मैं सिंपल सी आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास जो स्ट्रेस होती है, आप लोग पढ़ के आए हो कि स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो यानी कि जितना आपके पास जो है ना फोर्स ज़्यादा है और एरिया जो है जितना कम होता जाए स्ट्रेस उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आपने वो देखना, जब आपको फोर्स पता लग जाती है ना कि मेरे पास फोर्स इतनी है, लाजमी बात है डिज़ाइन कर रहे हो तो एरिया भी आपके इख्तियार में, तो आपको स्ट्रेसेस का पता लग जाता है। जब आपको स्ट्रेसेस का पता लग गया और आपको मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ नहीं बल्कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको नोन होती है। सही है। आपको पता होता है कि यार इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि यार कौन सा मटेरियल चाहिए। मसलन हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे एप्लीकेशन हो जहां आप सिंपल जीआई आपके पास जो जो आपके पास कार्बन स्टील है उससे ही काम चल जाएगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप क्रोमियम स्टील मंगवाओ या फिर मैग्नीशियम का कोई एलॉय मंगवाओ। ठीक है। तो यानी कि बेसिकली आपने मटेरियल भी स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। मटेरियल आपने स्पेसिफाई कर दिया तो उसके बाद जो है लाजमी बात है आप डिज़ाइन करोगे कि जो है मशीन के लिए कह लें कि जो है कौन सा एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल जो है लगेगा। जब ये सारा काम कर लेते हो तो उसके बाद लाजमी बात है फिर आप जब आप लेट से आप ये बना लेते हो और आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम करें तो आप अपने लाजमी जो आपके सुपीरियर जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं आप उनको पहला ड्राफ्ट दिखाओगे, उनको कैड मॉडल दिखाओगे, उनको कैलकुलेशंस दिखाओगे। हम अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो आप सॉफ्टवेयर में दिखाओगे कि यार ये बिल्कुल सही है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका इतना आ रहा है, ये सही है। ठीक है। हो सकता है कुछ जगहों पे स्ट्रेस कंसंट्रेटेड हो जाए। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता, देखो अब जिस तरह अब ये कोल्ड रोलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, देखें आपके पास चीज़ें जो है ना कोल्ड रोलिंग से भी बनती है, हॉट रोलिंग से भी बनती हैं। ठीक है। आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये पढ़ के आए हो। बट जो कोल्ड रोलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस हम उन्हें कहते हैं कि उसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी मटेरियल फेल हो जाता है। तो आपने उन चीज़ों को देखना, हो सकता है कि आपका वो प्रोसेस ऐसा हो या आपकी एक किसी ऐसी जगह पे ना स्ट्रेसेस लोकलाइज्ड हो रही हैं, फिर कह लो कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस पड़ रही हो। ठीक है। तो या दबाव या झुकाव आ रहा है किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करोगे। जब आप डिज़ाइन को मॉडिफाई कर देते हो, या ये भी हो सकता है कि यार आपके पास वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ही ना हो, यानी कि आपने डिज़ाइन कर दिया हाई प्रिसीजन, ठीक है, बट हो सकता है इतनी प्रिसीजन जो है आपकी मशीनरी जो आपके पास लगी उसमें है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी तो आपको अपने डिज़ाइन को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा शार्प टर्न्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें ना आए, ठीक है। जब वो सारा कुछ आप कर लेते हो तो उसके बाद लाजमी बात है आप उसकी डिटेल ड्राइंग बनाओगे, या जिसको हम शॉप ड्राइंग्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है। उसके बाद ही पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, और शॉप ड्राइंग का जो है प्रॉपर वो अप्रूवल होती है, लाजमी बात है जो जो भी अथॉरिटी है वो अप्रूव करती है शॉप ड्राइंग्स को, और उसके बाद फिर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, और लाजमी बात है उसके बाद जो है पार्ट जो है वो प्रोडक्शन में जाता है और प्रोड्यूस हो गए फिर दोबारा आपके पास वेयर हाउस में आ जाता है, ठीक है। अभी यार यहाँ जो पेप्सी में बात कर रहे थे हमारे साथी, किधर गए, जैन आप थे। जैन, आपका क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि आप लोगों के भी शॉप ड्राइंग्स वगैरह का है सच, और प्रोडक्शन। हम्म। हम्म। सही है। हम्म। सही है। सही है। नहीं तो एंड पे कोई क्वालिटी वगैरह वाले हैं कोई जो इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो एनीवेज यानी कि कोई ना कोई आपके पास भी अथॉरिटी है जो बेसिकली उसको देख रही है प्रोडक्शन में, या प्रोडक्शन के बाद उसको देख रही है कि आपने इसे पास करना है या आपने दोबारा देखना है। अगर इनकेस वहाँ आपको क्वालिटी वाले अगर फेल कर देते हैं तो आप क्या करोगे उसको, आप लाजमी मतलब हैं दोबारा से पार्ट बनाओगे, या आप अपनी मशीन को देखोगे कि यार उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं आया, ऐसे ही है, ठीक है। सो वो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली किस स्टेज पे जा रहे हो, आप दोबारा मॉडिफिकेशन में जा रहे हो, अपनी मशीन की लिमिटेशंस को देख रहे हो, उसको दोबारा रीचेक कर रहे हो, फिर दोबारा आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आओगे। सो इस तरह ये हमारा एक प्रोसेस ये कंप्लीट चलता है। अच्छा, उसके बाद हमने इनको कवर कर लिया। अच्छा यार, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं बात कर रहा था, तो चलो यहाँ ये मैंने ना एक दो स्लाइड्स ऐड की हैं, ये आप लोगों की कोर्स बुक में नहीं है, मगर ये मैंने इस वजह से ऐड की हैं कि ये आप लोगों को ना पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, बेसिकली कह लें कि बेसिकली एक तो यह है कि रेशियो है, लाजमी बात है स्ट्रेंथ और स्ट्रेस का, या फिर क्रिटिकल लोड यानी कि मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई किया जा सकता है और लोड अप्लाई कितना किया है, ठीक है। या फिर आप इससे भी हम मेजर कर सकते हैं कि जो है कितना लोड इस पर अप्लाई होगा तो ये मटेरियल फेल कर जाएगा, टूट जाएगा या यील्ड कर जाएगा। सो इसके डिफरेंट जो है आपके पास कह लें कि पैरामीटर्स हैं, और इसमें भी कह लो कि आपके पास जो है डिफरेंट फैक्टर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर जो है आपके पास देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बात की ना आप लोगों को कि यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हम 2 रखें या 5 रखें, तो आप गए थे 5 की तरफ, जबकि मैंने आपको कहा था कि सिनेरियो चेंज हो सकता है। अब यहाँ एक चीज़ को गौर करना, वो आपको ये कह रहा है कि यार अगर आपके पास ना वो एक्चुअल मटेरियल पड़ा हुआ है ना जिसको आपने टेस्ट किया है, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 रख के भी काम चला सकते हो। मसलन फ़र्ज़ किया आप गाड़ी जिस मटेरियल की बना रहे हो, बजाय इसके कि आप थ्योरेटिकल डाटा लो ना कि यार वहाँ पिछले या जो इंटरनेट पे डाटा मैन्युफैक्चरर ने फ़र्ज़ किया जो डाटा दिया उसमें इतने इतने जो है कह लें कि इसकी स्ट्रेस है इतने मेगा पास्कल वगैरह है या ये इसकी स्ट्रेंथ है। आप क्या सॉरी, हाँ ठीक है, आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई हमने इसकी एक्चुअल लैब में टेस्टिंग की है। अगर लैब में एक्चुअल टेस्टिंग की और रिजल्ट्स आपके अपने हैं, ठीक है, तो आप जो है 1.3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके भी आप सेफली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर इन केस आप ये बात करो कि अगर आपके पास वो एक्चुअल मटेरियल नहीं है, मगर फ़र्ज़ किया कि वो बैच पूरा बना है, तो उस बैच में से आपने मटेरियल लेके उसको आपने किया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 तक रख के आप जा सकते हो। अगर आप ये बात करो कि यार ये मटेरियल जो है ना ऑलरेडी एक तो आपने टेस्टिंग भी नहीं की और इसका जो डाटा पड़ा हुआ है ना मार्केट में वो ज़रा इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि किसी एक दो बंदों ने इस पर काम किया हुआ, रिसर्च हुई है, तो आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तकरीबन 3 तक रखोगे। अगर फ़र्ज़ करो एक और सिनेरियो कि आपके पास एक मटेरियल है और उसका जो है कोई डाटा मौजूद ही नहीं है कि यार ये कितने पे इसने यील्ड करना है, ठीक है, तो तब उस केस में जाके फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको चाहिए कि आप 5 पे रख के डिज़ाइन करो, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि डिफरेंट सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस तरह से चेंज हो रहा है।
जितना, यानी कि इसको दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लो कि जितना कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा है ना कि यार ये चीज़ तो मैंने खुद टेस्ट की है, अपने हाथों से की है, ठीक है, तो वो उसमें आप जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम भी रख के चलाओ तो चलेगा। अगर एक चीज़ है जिसमें आप खुद श्योर नहीं हो, आप खुद 50-50 हो, तो वहाँ आप फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 तक एटलीस्ट रखे, 5 से ज़्यादा रखोगे। इसी तरह अगर लेट से आपके पास, अच्छा ये तो हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी, इसी तरह एनवायरनमेंट पे भी करते हैं, क्योंकि देखो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। मसलन रूम टेम्परेचर यार बाहर वाला नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है बाहर हवा चल रही हो सकता है जिस तरह हमने वो एसी की बात की, हो सकता है बाहर नमी का तनासुब ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लैब के अंदर तो नहीं कंसिडर करते। लैब के अंदर तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन होती हैं। तो इस वजह से अगर आपके पास अगर तो जो है ना आपके पास आपने कह लें कि उन कंडीशन में टेस्ट किया है कि जो बाहर अवेलेबल हैं, यानी कि जो बाहर इन्वायरमेंट है उसी की कंडीशन प्रोड्यूस करके किया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 1.3 लेके चल लो। अगर लेट से जो है वो रूम एम्बियंट एनवायरनमेंट है, यानी कि अगर टेम्परेचर कमरे का आपका नॉर्मली 26 होता है तो बाहर भी तकरीबन 26-27 ही डिग्री रहता है, तो हो सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 पे कर दो। हो सकता है कि अगर लेट से आपके पास रूम में टेम्परेचर 25-26 पे मेंटेन हो, बाहर टेम्परेचर 35 तक जाता हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 भी रखोगे तो काम चल जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपके पास लेबॉर्ट्री में टेम्परेचर लेट से कोई 25-26 और बाहर टेम्परेचर टच कर रहा है 50 को, तो आपको चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 लेके जाओ, क्योंकि आपने एक्सट्रीम कंडीशंस पे उसको टेस्ट ही नहीं किया हुआ, ठीक है। या तो उसे आप 50 डिग्री पे आप उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करो लैब के अंदर, और फिर बेशक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 लगा के आप उसे चला दो, ठीक है। सो देख रहे हो डिफरेंट आपके पास कह लें कि मेथडोलॉजीज या डिफरेंट अप्रोचेज हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह जो आपके पास अच्छा इसमें एक और चीज़ चले मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरह एक तीसरा जो कैटेगरी है ना वो आपके पास है एनालिटिकल मॉडल फॉर लोडिंग एंड स्ट्रेसेस। या तो कह लो कि जो है ना वो मॉडल जो है ना टेस्ट हुआ है, एक्सपेरिमेंटल हुआ है, या फिर कह लो जिस तरह आप लोगों ने यार एक चीज़ पढ़ी हुई है वॉन माइसिस के नाम से। वॉन माइसिस का आइडिया है? नहीं पढ़ी? अच्छा चलो, हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने, हाँ आप लोगों ने यंग्स मॉडुलस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो हुक्स लॉ है या फिर ये यंग मॉडुलस जो है ना ये सिंपल एक थेरी है, इस तरह की और बहुत सारी थेरीज हैं, ठीक है। मसलन अब हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं या ब्रिटल मटेरियल है उनकी अलग थेरीज हैं। लोगों ने और तरह से कहा कि यार मटेरियल इस तरह से प्रेडिक्ट करेगा। यंग मॉडुलस में वगैरह क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार एक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद जो है प्लास्टिसिटी में चला जाता है कि वहाँ अब आप उसे जो है वो करके डिफॉर्म करोगे तो वो दोबारा इलास्टिक लिमिट में नहीं आएगा बल्कि एलोंगेट कर जाएगा। इलास्टिक लिमिट को हमने, एक रिसर्चर ने कहा कि जो इलास्टिक लिमिट में आप बेशक उस पर फोर्स लगा दें, उसे खींचें, जब छोड़ेंगे तो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या थे, ये डिफरेंट 3 कंडीशंस थी। आप कह लो कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। F1 यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी डाटा है या नहीं है, एनवायरनमेंट का है और वो है। तो जब हमने कोई भी ऐसा मटेरियल करनी है ना, यानी कि जो डक्टाइल है, यानी कि जो आपके पास यंग मॉडुलस वाली लिमिट के बाद जो टूटता नहीं है बल्कि प्लास्टिसिटी में चला जाता है, एलोंगेशन उसमें आ जाती है, तो उसमें F1, F2, F3 में से जौन सा भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके सिनेरियो में बड़ा होगा ना आप उसको लोगे। मसलन मैं बात करता हूँ हमारे पास जो कास्ट आयरन है, ठीक है। अब कास्ट आयरन जो है उसका एक्चुअल जो आपके पास है, अगर आप सैंपल ले लो, ठीक है, तो वो कर दो। हो सकता है आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपने जो है 50 डिग्री पे वर्किंग करनी हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और हो सकता है कि जो है आपके पास मॉडल की जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, वो आपके पास ये, यानी कि मेरे पास जो कास्ट आयरन में जो मेरे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया बन रहा है ना वो मेरे पास बन रहा है 1.5, 5 और 1.5, या 1.5 की जगह मैं कर देता हूँ 2.5, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब इस सिनेरियो में आप कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज करोगे जब आप डिजाइनिंग पे जाओगे? हाँ शाबाश यार, बोलो, कोई मसला नहीं है, गलत बोल दोगे कोई इशू नहीं है, कुछ बताओ तो सही। 5, ठीक है। 5 क्यों चूज करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ सिनेरियो देखा था कि ये जो 3 डिफरेंट केसेस हैं इनमें से जो मैक्सिमम होगा हमने वो लेना है, ठीक हो गया। और अगर इन केस कोई ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, जिस तरह ग्लास है या फिर जिस तरह कप वगैरह जिससे बनते हैं, ठीक है, सिरामिक है,
ठीक है, जिसके वॉश बेसन बनते हैं। अगर उस तरह का मटेरियल है तो आप क्या करोगे कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास यहाँ इन 3 कैटेगरीज में से आएगा ना मैक्सिमम, फ़र्ज़ किया वो 5 ही आ जाता है, तो आप क्या करोगे 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आप उसको 10 लोगे। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम कह लें कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं हम उस टाइम उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो अब हम जो है अच्छा जी चलें, ठीक है, बाकी जो है ये टुवर्ड्स कंप्लीशन ही जा रहा है, थोड़ा सा इसको जो है तकरीबन, हाँ के रुक जाए। अच्छा चलो ऐसा करते हैं यार, ये कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्लाइडें करके फिर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी है नहीं यार, ये थोड़ा सा कर लेते हैं फिर, पता है क्या। अच्छा सुनो, सुनो तो सही, सुनो, मोबाइल कोई मसला नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में सुन लेना। देखो पता है क्या, फिर अगले हफ्ते ना इंशाल्लाह हम, क्या हुआ है, एमबी ख़त्म हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है यार, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद ना यार अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि, हैं वो समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। बस अभी ये 6:03 हो रहे हैं ना, ऐसा करते हैं कि 6:10 पे जहाँ हमारा हो गया ना हमने वहाँ ख़त्म कर देना। ठीक है, 6:10 पे 7 मिनट। ठीक है, ओके। अच्छा चलो अब हम आ जाते हैं हमारा जो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो है शाफ्ट क्या है। ठीक है, शाफ्ट बेसिकली रोटेटिंग मेंबर है, यूजुअली इसका क्रॉस जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है, यूज टू ट्रांसमिट पावर और मोशन। ठीक है, अच्छा इसमें ना अब एक चीज़ आप लोगों ने ना खुद सर्च करनी है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, और मैंने अगले जो है ना लेक्चर में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि यार नॉर्मली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्यों होती है, मैं इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं ले लेता, या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं ले लेता शाफ्ट का। शाफ्ट हमेशा या ज़्यादातर केसेस में राउंड ही क्यों होती है। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों ने ढूंढ के मुझे बताना है। ठीक है, अगले हफ्ते हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके बाद जो है ना, एक तो हो गया शाफ्ट, शाफ्ट बेसिकली है जो कि ट्रांसमिट कर रही है पावर या फिर मोशन। उसके मुकाबले में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सल। एक्सल क्या है कि एक्सल बेसिकली एक रोटेटिंग मेंबर है, जो कि बेसिकली टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करती, मगर लाजमी बात है चूंकि राउंड है और आपके पास कह लें रोटेशन वगैरह में मूव होती है। जिस तरह हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, हम बात करते हैं व्हील एंड एक्सल, दो पहियों के दरमियान जो है आपके पास, जो अगर आपने टर्न लेना तो किसकी मदद से वो साथ मूव करता है, एक्सल लगा होता है। कि आप स्टेयरिंग, आप राइट साइड पे सीट पे बैठे हो, आप स्टेयरिंग को घुमा रहे हो तो वो साथ जो व्हील है दूसरी साइड पे वो भी उसके साथ मूव कर रहा है, तो ये होता है एक्सल। अच्छा इसी तरह जो है ना एक चीज़ होती है स्पिंडल। ठीक है, आप लोगों ने स्पिंडल सुना होगा कई जगहों पे। स्पिंडल क्या होता है, हाँ अब मुझे बताएं, स्पिंडल भी बेसिकली शाफ्ट ही है, मगर स्पिंडल कहते किस चीज़ को, कौन सी ऐसी शाफ्ट है जिसको हम स्पिंडल कहेंगे। नहीं, बेसिकली स्पिंडल किसी भी हम ऐसी शाफ्ट को कहेंगे जो कि बेसिकली आपके पास मशीनिंग वगैरह में या तो यूज़ हो रही है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह अब आपके पास जो है लेथ के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो मूव कराने के लिए, चक को मूव कराने के लिए यूज़ हो रहा है साथ। ठीक है, या आपके पास जो है जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह है वहाँ ये यूज़ हो रही होती है शाफ्ट। ठीक है, ताकि ड्रिल बिट जो है वो मूव कर सके, तो उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वो है कोई अभी किसमें, टूटियों में। अच्छा यार इसका मुझे आइडिया नहीं है टू बी फेयर, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। हम्म, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसकी भी लाजमी होता है कोई एप्लीकेशन जो है इससे सिमिलर ही लाजमी होता है, एप्लीकेशन है जिसकी वजह से उसको स्पिंडल कहा जाता है। ठीक है, तो हम्म, अच्छा मनी, बट उसके लिए तो यार वेल्व वेल्व वो तो बेसिकली वेल्व की तरह ऑपरेट कर रहा है, तो खैर इसको थोड़ा सा जो है मुझे खुद भी देखना पड़ेगा कि
स्पेसिफिकली उस केस में जो है उसको स्पिंडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो स्पिंडल की टर्म है ये बेसिकली जो मशीनिंग है सिर्फ उससे रिलेटेड थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिफिकली उन चीज़ों के लिए यूज़ की जा सकती है। तो इसको जो है ना मैं नेक्स्ट वीक में आपको कंफर्म कर सकता हूँ, इसको मैं खुद जो है इसको देखूँगा। अच्छा, उसके बाद शाफ्ट, हाँ जी, अच्छा खैर एनीवेज, शाफ्ट जो है दो तरह की होती है। 3 मिनट रह गए, ये मुझे लगता है यही स्लाइड हमारी आज ख़त्म होनी है। चलें ठीक है जी। ट्रांसमिशन शाफ्ट होती हैं, मशीन शाफ्ट होती हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट बेसिकली वो शाफ्ट हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। यानी कि द काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट, ऑल फैक्ट्री शाफ्ट आर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स. Since these shafts carry machine parts such as pulleys, gears, etc., therefore they are subjected to bending in addition to twisting. यानी कि बेसिकली होगा क्या, जिस तरह हमारे पास अब ये शाफ्ट है, ठीक है, अब फ़र्ज़ करो कि ये जिस तरह ये यहाँ हब वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो आपके पास होगा क्या कि इसके ऊपर बेंडिंग फोर्स लग रही है, यानी कि ये जो चीज़ जो आपके पास शाफ्ट है वो कुछ इस तरह से बेंड हो रही होगी, ठीक है, उस पर बेंडिंग फोर्स लग रही है ज़्यादा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ बात की कि सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन एडिशन टू ट्विस्टिंग। लाजमी बात है क्योंकि शाफ्ट जो है वो घूम भी रही है तो लाजमी बात है उसमें ट्विस्टिंग तो आएगी, ठीक है, तो मगर साथ साथ बेंडिंग भी उसमें आ रही होगी क्योंकि देखो उसके ऊपर वो सारा लोड उसके ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद जो है आपके पास मशीन शाफ्ट होती है। मशीन शाफ्ट वो शाफ्ट हैं विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इटसेल्फ, यानी कि उसका इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट या उसके अंदर एम्बेडेड हैं, जिस तरह क्रैंक शाफ्ट है। अब क्रैंक शाफ्ट जो है वो साथ उसके वो इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि आप बेसिकली अगर वो शाफ्ट ना हो तो अकेला क्रैंक जो है या वो बाकी पीस जो है वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। सो वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली उस तरह की जो शाफ्ट होती हैं उनको हम मशीन शाफ्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलें ठीक है यार, बाकी 6:09 हो गए हैं, 1 मिनट पहले आप लोगों को जो है ना आज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे, कोई मसला नहीं बेटा, ये आगे पता लगेगा इतनी जल्दी शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो हम लोग जो हैं शाफ्ट डिज़ाइन के ऊपर आएंगे, कुछ मटेरियल्स की बात करेंगे, उसके बाद जो है इसकी माउंटिंग की बात करेंगे। जो ये वाली स्लाइड्स है ना जो कि बेसिकली हमने कल से शुरू करनी है, जिसकी वजह से मैं रुक गया हूँ, यहाँ से ऑनवर्ड्स ये एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये पार्ट्स हैं ना इनको ज़रा आपने गौर से समझना है, सुनना है, ठीक है, कि शाफ्ट क्या चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि माउंटिंग यूज़ फॉर शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के ऊपर अगर आपने बेरिंग वगैरह लगाने हैं तो कौन से मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वो लगा सकते हैं। नहीं कि ऐसे तो नहीं है ना कि आपने सिंपल वो शाफ्ट है और उसके ऊपर आपने रख दिया, उसको फिक्स भी तो करना है ना आपने किसी चीज़ को शाफ्ट के ऊपर, तो वो किस तरह से होगा, वो 3-4 मेथड्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद ये जिस तरह सेट स्क्रू लॉकिंग है, सेंट्रिक लॉकिंग है, कंसेंट्रिक है। अच्छा, उसके अलावा ये वीडियो है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कल, जब नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर होगा उसमें आने से पहले आप लोगों ने ये वीडियो एक बार देख के आनी है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की हम बात करते हुए फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाएंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमारे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज यार लैब वाली ना मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, मैं आपसे आप लोगों के साथ ना लेक्चर स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसकी तो चूँकि जो है ना वो मुझे पता है कि लैब तो ज़्यादातर आप लोगों ने की हुई है, थ्योरी का मुझे ज़्यादा इशू था, इस वजह से मैंने इसका स्पेशल जो है रिकॉर्डिंग पे इसकी लगाई है, ठीक है। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, लैब वाली इस तरह शेयर नहीं हो पाएगी। कल इंजीनियरिंग के साथ मेरी लैब है ऑटो कैड की, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर इन केस लाजमी होता है जो कंटेंट है वो आप दोनों का तकरीबन ये कुछ शुरू वाले जो 6-7 हफ्ते है वो सेम ही चलेगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है। एनीवेज चलें ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, ठीक है, जाके एंजॉय करें, चिल करें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।